मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामलों को रोकने सरकार नया कानून लाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 अगले विधानसभा सत्र में लाया जाएगा, जिसमें कड़े प्रावधान होंगे। ऐसे लोगों पर गैर जमानती धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होगा। दोषी पाए जाने पर 5 साल की सजा का प्रावधान है। बहकाकर, प्रलोभन और डराना धमकाना अपराध माना जाएगा। ऐसे कृत्य में सहयोग करने वाले भी मुख्य आरोपी माने जाएंगे। शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने वालों को भी सजा देने का प्रावधान रहेगा। यदि कोई स्वेच्छा से शादी करना चाहता है तो धर्म परिवर्तन के लिए 1 महीने पहले कलेक्टर को आवेदन देना होगा। ऐसे मामलों में परिवार की शिकायत पर केस दर्ज होंगे। और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। सवाल यह है कि सरकार को सख्त कानून लाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। दरअसल पिछले कुछ साल में एक धर्म विशेष के युवाओं पर फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों को झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने और फिर उन पर अत्याचार करने के आरोप लगे। देश में पहला प्रकरण केरल में सामने आया था। उसके बाद ऐसे मामले सुर्खियों में रहे। हाल ही में हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता हत्याकांड सामने आया, जिसमें युवक ने सरेराह लड़की को गोली मार दी। कुछ दिनों पहले भोपाल में झांसी से लाई गई लड़की की मौत का मामला भी सुर्खियों में रहा। अगस्त महीने में ग्वालियर की एक लड़की ने वीडियो जारी कर ऐसी ही कथित लव जिहाद से बचाने की गुहार लगाई थी। इसके अलावा ऐसे कई मामले बदनामी के डर से थानों तक नहीं पहुंचे। पहले भी अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं कि हिंदू बेटियों ने मुसलमानों से शादी कर ली और मुसलमान की बेटियों ने हिंदुओं से शादी कर ली, पर जिहाद नहीं था। आज बेटी को लोभ, प्रलोभन और फेसबुक के आधार पर उसको फंसाया जाता है और फिर 8-9 महीने बाद उसको मार दिया जाता है। तो श्रीमान, ये लव जिहाद है और एक बेटी की हत्या अर्थात 5 व्यक्तियों की हत्या है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने इस कानून का एक और पक्ष बंसल न्यूज के सामने रखा था। लोग चाहते हैं ना शांति से रहें, सद्भावना से रहें, तो शांति और सद्भावना इससे अच्छा क्या हो सकता है। ना लड़की का अपहरण होगा, ना लव जिहाद होगा, ना खूनी संघर्ष होगा, ना गाँव में आग लगेगी, ना लोगों की खेती जलेगी, ना लोगों की दुकान जलेगी, ना किसी को परेशान होना पड़ेगा। अच्छा है। दूसरी तरफ धर्म स्वातंत्र्य कानून को लेकर अभी कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कानून तो आए पहले, कहा ना मैंने, गुण दोष के आधार पे उस पर चर्चा की जाएगी। लव जो शब्द है, प्यार जिसको कहते हैं, ये दुनिया के सभी कानून पर ये ऊपर वाले की देन है। वैसे लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने वाला एमपी पहला राज्य नहीं होगा। इसके पहले केरल, कर्नाटक में भी इस तरह के मामलों को रोकने की मांग उठी। 2009 में रिटायर्ड जज केटी शंकरन ने कहा था, केरल और मैंगलोर में प्रेम के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन हुआ, जिस पर कानूनी रोक लगाने की जरूरत है। यूपी सरकार इसके खिलाफ कानून बना चुकी है। हरियाणा इसकी तैयारी कर रहा है। वैसे ये मुद्दा बेहद गंभीर है, लेकिन इसका राजनीतिकरण होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है लव जिहाद अपराध। ये एक बेहद सेंसिटिव विषय है जिस पर बहुत सेंसिटिव तरीके से, संवेदनशील तरीके से बात होनी चाहिए और इसके समस्त तमाम पहलुओं को उन पर बहुत गंभीरता से और बहुत तथ्यात्मक होकर और बहुत ही फैक्ट्स को ध्यान में रखकर हमें चर्चा करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि लव जिहाद क्या है। लव जिहाद ये शब्द खासतौर पर 2010 के आसपास से बहुत तेज़ी से प्रचलन में आया और लव जिहाद का ये मतलब है कि एक धर्म विशेष के व्यक्ति अपनी पहचान को छुपाकर दूसरे धर्म की युवती से शादी करते हैं और बाद में कथित रूप से उसकी प्रताड़ना या उसको कुछ अनैतिक कार्यों की तरफ ढकेलना या फिर उसकी कथित रूप से हत्या जैसे जघन्य कृत्यों में भी शामिल होते हैं। रिसेंटली ये विषय फिर खूब चर्चा में आया जब कानपुर में करीब ऐसे 5 मामले जिनको लेकर हिंदूवादी संगठनों ने काफ़ी आपत्ति उठाई और 2010 से लेकर अब तक की बात करें तो केरल और कर्नाटक का तटीय इलाका, वहाँ ये विषय काफ़ी चर्चा में रहा और केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल जो है, यानी एक ईसाई संगठन का साफ तौर पर आरोप है कि करीब 5000 लड़कियों को इस तरह से ढकेला गया,
लव जिहाद की तरफ। और आरोप ये भी है कि ISIS जैसे संगठन जो है, जो पूरी दुनिया में कुख्यात हैं, सीरिया की बात अगर हम करें, और उनका ये भी आरोप है क्योंकि भारत में केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ से पढ़े लिखे और शिक्षित युवकों के कथित रूप से बड़ी संख्या में, अगर हम देखें बड़ी संख्या से मतलब बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन समस्त भारत से अगर हम देखें तो केरल ऐसा राज्य है जहाँ से ISIS में जाने वाले नौजवानों की संख्या अधिक है। तो केरल की जो कैथोलिक बिशप काउंसिल है उसने आरोप लगाया। फिर हिंदू जनजागृति संगठन एक है कर्नाटक में, उसका कहना है करीब 30,000 लड़कियों को इस तरह से लव जिहाद का निशाना बनाया गया। बात यही नहीं थमती है, ब्रिटेन में सिखों के एक संगठन ने आरोप लगाया कि वहाँ सिख लड़कियों के साथ ये क्रम चल रहा है और इनमें से कई लड़कियों को बुरी तरह प्रताड़ित किया गया और कई लड़कियाँ पाकिस्तान में स्टक कर गई हैं, फंस गई हैं, या उनको वहाँ पर एक तरह से बंदी बना लिया गया। बांग्लादेश की भूमिका की भी बात उठी। NIA जैसी एजेंसी, उसने भी इन मामलों की ऐसे इक्का दुक्का मामलों की जांच की प्रक्रिया शुरू की है। तो आप सिर्फ इसको ये कह के खारिज नहीं कर सकते हैं कि लव जिहाद सिर्फ एक फितूर है। अगर इसके पीछे कुछ सच्चाई है तो वो सच्चाई आनी चाहिए। और इसमें कुछ संगठनों के भी नाम सामने आए हैं जो कट्टरपंथी संगठन हैं, और निश्चित तौर पर वो एक धर्म विशेष से जुड़े होने की बातें उनकी सामने आती हैं, और इसमें कुछ केरल से है। तो आज इसी अहम विषय पर हम बात करेंगे, और जैसा मेरा आग्रह है सभी पैनलिस्ट से कि ये एक ऐसा विषय है जो बहुत चिंतनीय भी हो सकता है, गंभीर भी हो सकता है, लेकिन कोई भी विषय हमारी भारतीय सनातन परंपरा और हमारी भारतीय सद्भावना की परंपरा को चोट ना पहुंचाए, इसका हमको सबको ध्यान रखना है। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा सांसद अनिल फिरोजिया जी, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर विजेंद्र सिंह राठौर जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सुशील शर्मा जी। सुशील जी, पहली एक छोटी टिप्पणी लेकर आपकी मैं आगे बढ़ता हूँ, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए शरद जी, लव जिहाद का मुद्दा आपने जैसे बताया कि पिछले 10 साल से इस मामले को लेकर लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। लेकिन देखिए, लव जिहाद की परिभाषा जो आपने बताई वो बिल्कुल सही है। आप नाम धर्म छिपाकर यदि कुछ किसी के युवती को प्रेम में वो करते हैं तो वो लव जिहाद की परिभाषा में आता है। तो अगर सरकार उसको लेकर कानून बनाए तो ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है विवाह के लिए धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तो आप जो ये कानून लेकर आ रहे हैं इसमें आप 1 महीने पहले आवेदन करने की बात कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि यदि आप कानून ला रहे हैं तो उसमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये प्रमुख मुद्दा इस कानून में होना चाहिए। सुशील जी, लेकिन केरल में हाईकोर्ट ने एक मामले में लव जिहाद के निकाह को इलीगल ठहराते हुए उसको समाप्त भी किया है, और उसने उसका आधार यही बनाया है कि ISIS में ले जाने की जो बातें हैं उसके आधार पर एक फैसला इस तरह का भी है। जी नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे। देखिए, जो लव जिहाद किया जा रहा है वो उसके तीन चार अलग अलग कारण हैं, लेकिन आपको अगर इसको रोकने की मंशा है तो आपको फिर उसमें बहुत ज़्यादा ईमानदारी दिखानी होगी। और उसमें मैं फिर वही कहूँगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला उसमें सबसे अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी भारत में विशेष विवाह अधिनियम लागू है। उसमें यही है कि अंतर धार्मिक विवाह हो सकते हैं, उनकी सूचना देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप इस कानून में, जैसा कि गृह मंत्री ने बताया कि 1 महीने पहले आवेदन करना होगा, तो फिर एक किसी धर्मालय में किसी धर्म प्रमुख के यहाँ हुए विवाह में उसमें अंतर क्या रह जाएगा? भाई, आप अनुमति लेके विवाह करेंगे लेकिन आप धर्म परिवर्तन तो कर ही रहे हैं ना। मुद्दा तो ये है जी। और निश्चित तौर पर सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं कथित रूप से, जिन पर आरोप है, जिन पर शक की सुई है, क्योंकि इसको लेकर न सिर्फ हिंदू आदि संगठन बल्कि ईसाई संगठन और सिख संगठन भी सामने आए हैं, और इसके तार सिर्फ भारत से ही नहीं जुड़ते हैं। जैसा हमने कहा कि खुद ब्रिटेन में सिख काउंसिल ने भी इसको लेकर उंगलियां उठाई हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि एक गंभीर जांच की आवश्यकता है, और दूसरी उतनी ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसको लेकर, जैसा हमने कहा कि हमारी सद्भाव की जो परंपरा है या किसी समुदाय विशेष को लेकर कोई ऐसी बात और ऐसी टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए जो उसको ठेस पहुंचाए। मैं राठौर साहब की एक टिप्पणी लेकर अनिल जी की तरफ चलूँगा। जी राठौर साहब, क्या कहेंगे? देखिए विधि, सच बात तो यह है कि कानून बनाना एक अपनी जगह
अनिवार्य भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन उस कानून को बनाने की जब मध्य प्रदेश सरकार बात करती है उसके पहले वो इसको स्पीकर के चुनाव करने की बात करे। जब स्पीकर ही नहीं है तो अभी कानून आप बना कहाँ से रहे हो? इतने लंबे समय से प्रोटेम स्पीकर साहब बात चल रहे हैं, वही प्रवक्ता का रोल अदा कर रहे हैं, वही विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर है, तो पहले स्पीकर बनाने की बात करिए। लव जिहाद का जहां सवाल है उसमें कोई जो विसंगतियां हैं उससे मैं परे नहीं हूँ, उससे मैं अलग 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 सोच रखने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन जैसे परिभाषित इन्होंने ही किया है कि लव माने प्यार, इश्क और जिहाद का मतलब यह है कि किसी विशेष मकसद को पूरा करने के लिए अगर उस काम को किया जाए, तो मैं यहाँ जो सच्ची सुई आती है, जब इतने सारे कानून हमारे देश में बने हुए हैं, पूरे कानून में विश्वास न करके हम नए कानून की परिभाषा निर्धारित कर रहे हैं, तो कहीं विशेष मकसद से इसमें राजनीति तो कहीं आपके आड़े नहीं आती है। मेरा ऐसा मानना है कि ये आप कानून बनाइए, हम भी आपका सहयोग करेंगे, लेकिन इसके पहले कानून कोई भी बनाने के पहले आप जनता जनार्दन के बीच में उसको अच्छे से अध्ययन करिए, क्योंकि जीएसटी जिस तरीके से आपने कानून बनाया और आम आदमी को तकलीफें भोगना पड़ी, वो कल फिर नहीं आए। भाई जनता के बीच में आप जाएं, अपना प्रस्ताव रखें, उस पर अभिमत मांगें और उसके बाद फिर जो निर्णय हो उस हिसाब से आप उस कानून को बनाएं। आज अगर कानून के आज आवश्यकता है, मध्य प्रदेश की मैं बात करता हूं, तो जरूरत है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाने की, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में मध्य प्रदेश के अंदर है। मिलावटखोरों के खिलाफ आप कानून बनाइए, भू माफियाओं के खिलाफ, खनन माफियाओं के खिलाफ, ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कानून बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के आर्थिक हालात किसी से छुपे नहीं हैं। आज युवाओं की नौकरी नहीं मिल रही है, किसानों की दुर्दशा आप देख रहे हो। 2 लाख तक का कानून आप बनाओ कि वो कब्जा आप करोगे, मजदूरों का पलायन ना हो, सिंचाई की प्राथमिक व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश में हो, इसके ऊपर अगर सरकार फोकस करेगी तो ज्यादा बेहतर होगा। बकाया बाद में फिर आपको जो कानून बनाना है, जहां कमी हो उसको पूरा करिए, लेकिन जनता जनार्दन के अनिल जी की राय लेता हूं मैं। जी अनिल जी, आपने सुनी बात राठौर साहब की भी और इसके पहले सुशील शर्मा जी की भी, क्या कहेंगे आप? संक्षेप में आपकी टिप्पणी। जी फिरोजिया साहब। जी भाई, ये जो हमारे पूर्व मंत्री जी बृजेंद्र प्रताप सिंह जी राठौर बहुत सीनियर विधायक हैं, ये जो बात कर रहे थे कि भाई ये कानून बनाओ भ्रष्टाचार की या किसानों के लिए, वो मुद्दा भी ठीक है, लेकिन मुद्दा अभी है लव जिहाद का, जो बेटियों को सुरक्षित करने का, समाज को सुरक्षित करने का, हमारी बेटियों को प्रेम के उनको गलत आइडेंटिटी देके कुछ नाम हिंदू बता देंगे, तिलक लगा लेंगे, नाड़ा बांधेंगे और नाम राहुल, लक्की मक्की बता देंगे और उनको प्रेम जाल में फंसा लेंगे और उसके बाद उनसे शादी करने के बाद उनको दबाव डालना, उनको यातनाएं देना कि धर्म परिवर्तन करो, और यातना इतनी देना कि या तो वो सुसाइड कर ले या फिर वो घबरा के धर्म परिवर्तन कर ले। तो हमको हमारी बेटियों को, जब बेटियों को हम अगर बचाएंगे तभी तो समाज जिंदा रहेगा। जब बेटियां ही सुरक्षित नहीं है तो ऐसे में ये जो अनिल जी आपने पत्र भी लिखा था इसको लेकर, ये मुद्दे पे, और क्या मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे प्रामाणिक मामलों की जानकारी आपके पास है? क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि सबसे पहला पत्र आप ही की तरफ से गया है इस मामले में, और पत्र आपने क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश दोनों को लिखा था? शरद जी अगर पिछले 10 साल के हम रिकॉर्ड अगर हम CID, IB या ANI से निकलवाएं तो आपको बहुत चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। केरल ने, आपने केरल का बोला, केरल ने पूरे देश में ये चल रहा है, लव प्रेम करो, प्रेम से शादी करो। हमारे यहाँ शादी का 7 जन्मों का बंधन, पवित्र बंधन माना गया है, न कि उसको छुपाना, अपनी आइडेंटिटी छुपाना, जाल फंसाना और उससे शादी करना और उसको दबाव डालना। जब दबाव डालना, यातना देना, ये जिहाद है। आपको बता दूं कि ये आतंकवादी संगठन के द्वारा सोची समझी षड्यंत्रकारी नीति है लव जिहाद। ISI तो ठीक है, इसमें सिमी के भी लोग इन्वॉल्व थे। और आपको एक बात और बता दूं कि ये नेशनल संगठन है शाइन फोर्स, ये भी काम कर रहा है लव जिहाद के ऊपर। तो इसको बहुत आवश्यकता है इसके ऊपर एक सख्त कानून बनाने की, और इसीलिए मैंने अमित शाह जी को लेटर लिखा और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मांग करी है
कि देश में एक सख्त कानून बनना चाहिए ताकि इस लव जिहाद को रोका जाए। नहीं तो आज ये जगह जगह पूरे देश में एक बहुत लंबा मतलब अपने पांव फैलाने का, देश में नहीं पूरे विश्व में पांव फैला रहा है लव जिहाद, क्योंकि इससे अमेरिका में भी, यूरोप में, जहां भी देखेंगे षड्यंत्रपूर्ण तरीके से बेटियों को फंसाया जाना और उनसे शादी करना और फिर उनको यातनाएं देना, या तो धर्म परिवर्तन कराना या फिर उनको यातनाएं देके मारना। ये पाकिस्तान में भी हुआ है हिंदुओं के साथ। जी, इसमें एक पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया करके एक संगठन भी है जो केरल में भी है, उस पर भी उंगली उठी है। और जैसा सिमी की तरफ इशारा कर रहे थे अनिल फिरोजिया साहब, उसकी तरफ भी बात है। सुशील जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मध्य प्रदेश के पहले उत्तर प्रदेश में यह कानून, इस तरह का एक कानून बनाया जा चुका है। कानून जब उत्तर प्रदेश में बना है और अब मध्य प्रदेश में बनाने की तैयारी है, तो जाहिर तौर पर देश के दो बड़े राज्यों ने इस दिशा में कदम बढ़ाने की तरफ उन्होंने रुख किया है, जहां एक तरफ ये कानून बन चुका है और दूसरी तरफ बनने वाला है। सवाल ये भी है कि जाहिर तौर पर कानून बनाने के पीछे कुछ रिपोर्ट्स होंगी, कुछ तथ्य होंगे, क्योंकि इनके बारे में सरकारों को, जब उत्तर प्रदेश में कानून बना होगा, मध्य प्रदेश में जब ये बात मसला विधानसभा में उठेगा, तो ये तथ्य रखने पड़ेंगे। शायद अभी ये कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत पूरी तरह खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन जितना हम इसके बारे में मैंने पढ़ने की कोशिश की, तो NIA जैसा एक संगठन भी इसकी जांच कर रहा है। तमिलनाडु की एक लड़की जिसके ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में, मानव तस्करी के मामले में, जिसको कथित रूप से बांग्लादेश ले जाया गया, तो ये विषय निश्चित तौर पर देश में चर्चा में। आपको क्या लगता है, क्या सारे तथ्य हम पूरी तरह से, तो शायद मुझे लगता है विषय इतना संवेदनशील है कि सारे तथ्य हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस विषय पर कहीं कुछ चीज़ें तो ऐसी ताकत से सामने आनी चाहिए जिससे इसकी भयावहता को हम समझें। और मुझे लगता है कि दोनों समुदायों के धर्मगुरुओं को बहुत कॉन्फिडेंस में लेके, जो भी एपेक्स बॉडीज़ हैं, चाहे हिंदू संगठनों की हम बात करें, हिंदू धर्मगुरुओं की बात करें या इस्लाम के धर्मगुरुओं की बात करें, उनकी एक बड़ी महती भूमिका इसमें होनी चाहिए, जो इस तरह के निकाह, इस तरह की शादियों पर निगाह रखें। और अगर उन्हें कहीं कोई अनैतिक चीज़ नज़र आती है तो वो खुद सामने आकर उसका विरोध करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शरद जी। देखिए, अगर कोर्ट ने संज्ञान लिया है, NIA जैसी एजेंसी जांच की, स्वाभाविक है कुछ ना कुछ इसमें फैक्ट्स होंगे और ये समाज के सामने, देश के सामने आना भी चाहिए। क्योंकि अभी तक क्या होता रहा है कि देखिए, हम भी रिपोर्टिंग जब करते रहे तो सांप्रदायिक सद्भाव के हिसाब से हम कई मर्तबा जो है चीज़ों को सार्वजनिक करने से बचते हैं। ये हम अपनी पत्रकारिता का जो है ईमानदारी से निर्वहन करते हैं। लेकिन चूंकि मामला इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लोग तरह तरीके की बातें कर रहे हैं, तो देश के सामने स्थिति स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, ये सबसे ज़्यादा जो है साउथ में, जो जहाँ से केरल से शुरुआत हुई है, वहाँ से लेके जो है कर्नाटक तक ये जो मामला आया है, और फिर उसके बाद नॉर्थ में इसी तरीके की गूंज होना शुरू हुई है। तो इस पे, और जो आप जो बात कह रहे हैं कि धर्म को, देखिए, ये विवाह कभी भी, विधर्मी का विवाह किसी भी धर्म प्रमुख ने नहीं कराया है, ना किसी धर्मालय में होता है। होता क्या, अभी विवाह का क्या, अगर अंतर धार्मिक विवाह हो रहा है तो यदि आप किसी मंदिर या इधर कहीं जा रहे हैं उसमें, तो वो पहले उस व्यक्ति का शुद्धिकरण कराते हैं, और अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ धर्म परिवर्तन होता है। तो ये जो है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल तो इन्हीं प्रमुखों का हो गया है। ये ऐसे विवाहों को जो है रोकना चाहिए। इन विवाहों, देखिए, पुख्ता जब तक वो ना हो जाए, प्रेम बहुत जो है अंधा भी होता है। आपने उसमें जो है विवाह तो कर लिया, लेकिन विवाह के बाद क्या परिस्थितियां बनी। आप अगर कानून ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको दो चीज़ें, एक तो मुझे लगता है कि हाईकोर्ट की टिप्पणी के आधार पर आपको धर्म परिवर्तन की अनुमति देना ही नहीं चाहिए विवाह के लिए। यदि किसी धर्म से प्रेरित है, उसके यदि उनके ग्रंथों से प्रेरित होकर अगर धर्म परिवर्तन कर रहा है तो बात अलग है। लेकिन आपका जो धर्म स्वतंत्र विधेयक अगर विवाह के लिए 1 महीने पहले है तो आप उसी लाइन पर जा रहे हैं। दूसरा यह कि ये ऐसे अंतर धार्मिक विवाह हो रहे हैं तो उनके विवाह के 3 साल तक भी आपको मॉनिटरिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। क्या उस जो व्यक्ति 2 अलग अलग धर्म वाले विवाह कर रहे हैं, क्या उनको उस घर में धर्म के अपने धर्म के आधार पर मानता पूजा पाठ या उसकी अनुमति है कि नहीं है। जब तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी तब तक ये कानून उतना ज़्यादा कारगर नहीं होगा। ये बात अलग है कि इस तरीके के जो धार्मिक स्थलों पे और ये जो है धर्म प्रमुख करा रहे हैं उन पर तो जरूर प्रतिबंध लग जाएगा, लेकिन आपकी जो ईमानदार मंशा है कि विवाह के लिए धर्म परिवर्तन ना हो, उस पर आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है, उससे मुझे लगता है तमाम पैनलिस्ट आप तीनों सहमत होंगे कि कुछ विषयों पर निश्चित तौर पर हम दुनिया की सबसे बड़ी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर
हम न सिर्फ देखे जाते हैं बल्कि हम हैं, और हमारी बहुत गौरवशाली परंपराएं हैं। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिन्हें हम सिर्फ उन लोकतांत्रिक मूल्यों और उन मान्यताओं के साथ हम ज़रूर देखें, बिल्कुल देखें, उससे वंचित तो किया ही नहीं जा सकता है, लेकिन उसके साथ हमें भारतीय उन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। उनको मैं ये कहूँगा कि हालांकि बड़ा कठिन लगता है इस विषय पर किसी सही शब्द को ढूंढना, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो हमारी सामाजिक जटिल संरचनाएं हैं हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं और ना उनको क्रिटिसाइज करके आगे निकल सकते हैं कि ये एक दकियानूसी सोच है या ये एक बहुत खराब सोच है और हमें इससे बाहर आने की जरूरत है। राठौर साहब, सहमत होंगे आप इससे? जी, कठिन सवाल रख रहा हूं आपके सामने। नहीं, मैं आपकी बात से किसी हद तक सहमत भी हूँ। मेरा ये मानना है कि ये मैंने पहले ही आपसे कहा कि यदि हम कोई भी कानून बनाते हैं और जनता जनार्दन के बीच पे इसको ले जाते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं और हर धर्म के लोगों से भी लिया जा सकता है, तो वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि ये हमारे जो बड़े लोग होते हैं वो आम जनता के लिए आइकॉन होते हैं। एक तरफ हम बात करते हैं कि कानून बनाने से जो अप्रत्यक्ष रूप से हम बात कर रहे हैं कि इस तरीके की शादियां होती हैं, और दूसरी तरफ मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप जानते हैं और मैं भी जानता हूं, कितने सारे राजनेता ऐसे हैं जो देश की राजनीति कर रहे हैं। अगर उनकी बच्चियों के अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देख लिए तो उन्होंने, कई लोगों ने शादियां दूसरे धर्म में की हैं, तो उसको फिर आप क्या कहोगे? तो ऐसे जो दूसरे हैं वो देखते हैं, उस हिसाब से वो भी परिवर्तित होते हैं। हाँ, ये बात सच है कि जहां गलत तरीके से कोई प्रलोभन देके या नाजायज तरीके से धोखा देके जो है इस तरीके की कार्रवाई होती है, वहां पर वो कानून सख्ती से काम करे और ऐसे कानून बने हैं। हमें अदालत को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। भाई, हम कानून बनाएंगे और अदालत उसमें अगर अपना पक्ष रखेगी तो उससे बड़े तो हम नहीं होते। कहीं ना कहीं हमें उस पक्ष को भी देखना पड़ेगा। तो हम इस मुद्दे को, ये गंभीर मुद्दा है, इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लें, इसको आम जनता की राय बनाएं, अदालतों का पक्ष भी देखें और हर धर्म के लोगों से इस पर सहमति लें। उसके बाद फिर हम इस कानून की तरफ जाएं तो मैं समझता हूं देश के लिए भी भला है और हम सब लोग उसमें सहमत भी हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस देश में इस तरह के विवाह कोई नई बात नहीं है। चाहे नवाब पटौदी या उनकी पत्नी शर्मिला टैगोर की हम बात करें, या जो सबसे चर्चित जोड़ी है बॉलीवुड की शाहरुख खान या गौरी की हम बात करें, और ऐसा नहीं है शाहरुख खान दिवाली के दिए जलाते हैं और उनके यहाँ कुरान और गीता और रामायण दोनों है, ऐसी बातें भी सामने आती हैं। नहीं, हमारे मंत्रिमंडल में ही कई लोग हैं, अभी केंद्र के मंत्रिमंडल में भी ऐसे लोग हैं। जी, मैं नाम नहीं कोट करना चाहता, लेकिन आप भी जानते हैं। मतलब मैं राजनीति नहीं करना चाहता इस विषय पे, नहीं, राजनीति बिल्कुल सहमत हूं मैं ब्रिजेन जी, क्योंकि देखिए जो आरोप केरल से और कर्नाटक से निकले हैं वो इसके टेरर लिंक की तरफ इशारा करते हैं। वो जिन संगठनों की बात, जिनका जिक्र अनिल जी ने भी किया कि सिमी या पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया, इस तरह के संगठन हैं जिनके बारे में आरोप ये भी लगता है कि ISIS से तार जुड़ते हैं। तो अगर कोई टेरर लिंक का संगठन है तो जाहिर तौर पर उसकी मंशा एक दूसरी मंशा है, एक दूसरी और घिनौनी मंशा हो सकती है। लेकिन ये चीज़ें हाँ हमारे सामने आनी चाहिए बातें। अनिल जी, ये बिल्कुल ठीक बात है कि हमें मध्य प्रदेश में कानून बनाना है तो इस पर चर्चा होगी ही, और हम बढ़ चले हैं उस दिशा में। तो हमें कुछ फैक्ट्स और फिगर्स, जैसा हमारे सामने केरल से आंकड़ा सामने आ रहा है, कैथोलिक बिशप एसोसिएशन की तरफ से जो फिगर्स रखे जा रहे हैं, वहाँ से और आंकड़े भी हमारे सामने हैं। मैंगलोर, कर्नाटक में मैंगलोर से हमारे पास फिगर्स हैं। इस तरह की चीज़ें मध्य प्रदेश में भी हमें कम से कम कुछ टेरर लिंक अगर हैं ऐसे संगठनों के, जाहिर तौर पर जो लोग अगर कथित रूप से ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं उनका कुछ नापाक ही इरादा होगा और वो किसी एंगल से इसको बहुत अलग ढंग से जोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। जो भी उनका मंतव्य होगा, जो भी उनकी कोशिश होगी, वो हमें सामने तथ्यात्मक रूप से तो लानी होगी। आप सहमत होंगे इससे अनिल जी? जी फिरोजिया साहब। बिल्कुल लानी होगी। और माननीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी जो बात कह रहे थे कि भाई केंद्रीय मंत्री भी हैं, और आपने भी बोला कि शाहरुख खान हैं या नवाब पटौदी हैं, लेकिन इनका वो अलग है, इनकी मिसाल दे सकते हैं, लेकिन इन्होंने कभी धर्म को नहीं छुपाया, नाम को नहीं छुपाया। शाहरुख खान ने अपना नाम, पूरा नाम शाहरुख खान ही बताया। नवाब पटौदी जी को दुनिया जानती थी।
शाहरुख खान ने जब शादी करी, जब नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने अपना ओरिजिनल गौरी नाम भी ही गौरी बताया, हैं और शर्मिला भी है ना? शर्मिला और ही हैं। केंद्रीय मंत्रियों जी ने भी शादी करी है तो उन्होंने, जी जी हाँ शर्मिला ही है। तो इन लोगों ने अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाई, इनका इनसे कोई अपन वो लव जिहाद को नहीं कनेक्ट कर सकते या जोड़ नहीं सकते, क्योंकि इन लोगों ने कोई भी आइडेंटिटी छुपाई, इन्हें जो थे वो है और सामने है। लेकिन ये जो अभी चल रहा है, ये विगत 10 सालों से ये सब षड्यंत्र है। ये बेटियों को फंसाना, कॉलेज की स्कूल की बेटियों को प्रेम के जाल में फंसाना, उनको नाम गलत बताना, उनको आइडेंटिटी छुपाना, फिर उनको फंसा के शादी करना, शादी करने के बाद या तो उनको प्रताड़ित करके कि भाई तुम अब धर्म परिवर्तन करो, और तुम उनको प्रताड़ित करना। एक तरफ खाई और एक तरफ कुआं, वो बेटी कहाँ जाए? उसके पास या तो वो धर्म परिवर्तन कर ले, नहीं तो उसको इतनी यातनाएं देते हैं कि वो सहन नहीं कर पाती, या तो वो आत्महत्या कर लेती है या फिर वो धर्म परिवर्तन कर लेती है। तो ये एक अलग चीज है साहब, और ये एक अलग चीज है कि शाहरुख खान हो या पूर्व केंद्रीय मंत्री या कोई भी मंत्री हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो, उन्होंने आइडेंटिटी नहीं छुपाई, उन्होंने जो है वो बताया। दूसरा, मध्य प्रदेश पहला एकमात्र राज्य है जिसने जो 12 साल की बेटियों के साथ कोई दुराचार अनाचार करेगा तो उसको फांसी का प्रावधान पहले मध्य प्रदेश है। यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैं पुनः बंसल न्यूज के माध्यम से धन्यवाद देना और आभार व्यक्त करूंगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने देश में भी कानून बना दिया। रहा हमको बेटियां सुरक्षित करनी है, मैं माननीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी से बात कर रहा हूं कि ये मध्य प्रदेश के नेता हैं और बहुत वरिष्ठ नेता हैं। हम लोग राजनेता हैं, कानून विधानसभा बनाती है और देश की सबसे बड़ी पंचायत बनाती है लोकसभा। हम कानून बनाते हैं और वो कानून इम्प्लीमेंट कर, उसका पालन कराने का काम माननीय न्यायालय का है जी। उसमें कभी कोई वो हो तो उसके लिए प्रावधान विधानसभा में भी है और संशोधन करने का, और लोकसभा में भी है जी, और उसका पालन माननीय न्यायालय कराती है, जिसके लिए हम सब सम्मान करते हैं उसको। चलिए, सब मानते कुछ हैं। जोड़ना चाह रहे हैं ब्रिजेन जी इसमें? तो जी मेरा माननीय जी, ब्रिजेन जी बोलें जी। मेरा यही निवेदन था कि कानून तो बनना चाहिए और सख्त कानून बनना चाहिए जी। आज तक जितने भी कानून आपकी बात आ गई बने हैं, जी, आपकी बात आ हमारी गई। भारत की जनता ने उसको माना है जी, और माननीय न्यायालय ने, माननीय देश आपकी के बात आ गई, कानून सर। ने उसका जी। पालन करवाया है। जी ब्रिजेन जी। तो ये बात सही है कि ये सख्त कानून बनाने नहीं, आप की बोलिए, बहुत आप बोलिए। आवश्यकता है साहब। दुबे जी, बनाना जी। चाहिए। मैंने और इसलिए मध्य आपसे प्रदेश कहा, के मध्य मैंने आपसे प्रदेश पहले ही सबसे कहा पहले कि मैं कोई माननीय अच्छा ब्रजेन जी। कानून आता है, एक मिनट सुनीता जी, आपकी बात हो गई जी। मतलब अगर कोई अच्छे मनसा से कानून आता है, मैंने पहले ही कहा कि सारे लोग उस पक्ष में होंगे, लेकिन 15 साल से सरकार फिरोजिया साहब की है, बीजेपी की है, केंद्र में भी 10 साल से आपकी ही सरकार है। मना किसने किया था कानून लाने के लिए? मैं विधायक भी हूँ, लेकिन जब विधानसभा चलेगी तब तो कानून बनेगा। आप विधानसभा पहले तो सुनिश्चित करिए कि आप चलवाएंगे और उसके बाद आप लाइए कानून को, लेकिन आपको और पहले लाना चाहिए था। जब आप 10 साल से देख रहे थे, आपने धन्यवाद तो दे दिया सबका, लेकिन 10 साल से अगर आप देख रहे थे कि इस तरीके की घटनाएं देश में और प्रदेश में हो रही थी, तो आपको पहले ही ये कानून को लाना चाहिए था। बकाया अच्छे काम में हमेशा हम साथ हैं, उसमें कोई दिक्कत आपने खुले मन से बात की है ब्रिजेन जी, धन्यवाद आपको। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल उचित बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि एक शब्द हमारे लिए, हम हालांकि वो बहुत सकारात्मक संदर्भ में उपयोग होता है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ मैं उसको करूँ या ठिठकूँ, लेकिन मैं करना चाहूँगा। शब्द है निरपेक्षता, जो हमारे संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा, आप चौंक सकते हैं इस शब्द को जिसके साथ मैं जोड़ रहा हूँ। शोषण भी निरपेक्ष होता है साहब। शोषण न किसी जाति से जुड़ता है, न किसी धर्म से जुड़ता है, न किसी, ये मनुष्यता के मूल में कई बार शोषण की एक वृत्ति होती है। इसलिए चाहे वो संगठन धार्मिक हों, चाहे वो संगठन बड़ी बड़ी नैतिकता की बातें करें, लेकिन वहाँ भी शोषण की बहुत खुरेंजी कहानियाँ आपने, हमने न सिर्फ देखी हैं बल्कि महसूस की हैं। और फिर उसको कभी धर्म का लबादा उड़ा दिया जाता है, कभी किसी और चीज़ का।
तो ये कहना कि ये कहीं से बहुत प्रायोजित तरीके से आ रहा है, ये जांच का विषय हो सकता है। लेकिन समाज की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है और समाज के साथ धर्मगुरुओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर कोई लड़की इस तरह से किसी जाल में फंसाई जा रही है तो ये सबसे पहले समाज है, माता पिता हैं, पड़ोसी हैं, भाई हैं, आसपास के लोग हैं, जिनकी भूमिका है कि वो उस जाल को काटें और उस षड्यंत्र को कामयाब न होने दें, जैसा होता रहा है। शादियां अगर सधर्मी होती हैं तब भी वो विफल होती हैं और शोषण की और मारपीट की भयानक गाथाएं उनसे जुड़ती हैं, और अगर वो दूसरे धर्म में भी होती हैं तो वहाँ भी जुड़ती हैं और कई बार बहुत शानदार प्रेम गाथाएं भी सामने आती हैं। इसलिए पत्थर हाथ में लेकर सोचने के बजाय बहुत बुद्धि के साथ रैशनल होकर हमें इस विषय पर सोचना है, न उत्तेजित होना है, न ये भर जाना है कि ये सारी चीज़ खराब और न इस उदात्त भाव से भर जाना है कि ये सब अच्छा है और हम तो महान परंपरा के महान देश हैं। दोनों के बीच खड़े होकर कहीं हमें सत्य को ढूंढना है और यही सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण काम है। आप तीनों पैनलिस्ट का धन्यवाद। मैंने बड़ी राहत की सांस ली है इस विषय पर यहाँ तक आने में। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।